हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल शुभम गुप्ता क्लासेस पर। हमने एक पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज शुरू कर रखी है अपनी जेनेटिक्स के ऊपर। आई होप कि आपने लास्ट क्लास वाली वीडियो जरूर देखी है। अगर नहीं देखी है तो प्लीज एक बार उस वाली वीडियो को देखिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर अटेंड करिए। आपको पूरी हिस्ट्री समझ आएगी कि किस तरीके से जेनेटिक्स की स्टार्टिंग हुई और मेंडल से पहले कितने सारे साइंटिस्टों ने कोशिश करी कि वो जेनेटिक्स के बारे में कुछ जवाब दे पाए, लेकिन जो क्लियरली जवाब, जो अच्छा जवाब, जो सही से एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके जो जिसने दिखाया, वो थे हमारे ग्रीगर जॉर्ज मेंडल साहब। आप सब लोग उनको जानते हैं, उनका नाम आप सुन चुके हैं। लेकिन अब हम 12th क्लास में पूरा का पूरा डिटेल देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे, कैसे उन्होंने प्रूफ करा कि इनहेरिटेंस कैसे होता है। लास्ट क्लास वाली वीडियो आप लोग प्लीज जरूर देखिएगा, उसके बाद आप कोरिलेट कर पाएंगे और आपको बहुत इंटरेस्टिंग मजा आ जाएगा। आज की क्लास में हम मेंडल स्टार्ट करते हैं, द फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रीगर जॉर्ज मेंडल साहब हमारे। इनके अगर मैं पूरी आपको एक पूरा बैकग्राउंड पहले हम समझते हैं, उसके बाद ये समझेंगे इनका क्या एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट तो सभी करते ही, वो तो है ही हमारे सिलेबस का पार्ट, लेकिन उससे पहले हमको एक बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है कि खोज करी। एक बार थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं, फिर उसके बाद इनके लॉज को धीरे धीरे हम डिटेल में देखना शुरू करेंगे। देखिए, अगर मैं इनकी हिस्ट्री की बात करूं तो मेंडल का जो जन्म हुआ था, मेंडल जो बॉर्न हुए थे वो 1822 में हुए थे। 1822 में लोकेशन थी सेलिसिया विलेज ऑफ हिंसडेनडॉर्फ, ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑस्ट्रिया के अंदर इनका जन्म हुआ था, ऑस्ट्रिया के अंदर 1822 में। ये विलेज पूछा जा चुका है, क्वेश्चन काफी अच्छे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। सेलिसियन विलेज ऑफ हेजेंडॉर्फ ऑस्ट्रिया के अंदर था, जो आज की डेट में अगर आप करंट लोकेशन की बात करें तो करंट लोकेशन में ये चेक रिपब्लिक के अंदर पड़ता है। चेक रिपब्लिक एक कंट्री है, यूरोप की सेंट्रल कंट्रीज के अंदर आती है, जिसके बॉर्डर पे ऑस्ट्रिया, पोलैंड, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो आपको चेक रिपब्लिक जरूर दिखेगा। सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, सॉरी नॉट एशियन, सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है चेक रिपब्लिक। तो उसके बॉर्डर्स में आपको ऑस्ट्रिया, पोलैंड वगैरह देखने को मिल जाएंगे, आप गूगल कर सकते हैं। नेक्स्ट, बॉर्न हुए ऑस्ट्रिया के अंदर, उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। मेंडल की जो पूरी स्टडी शुरू हुई थी वो हुई थी मैथमेटिक्स के अंदर। मेंडल एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, स्टैटिस्टिक्स इनका बिल्कुल फेवरेट था, स्टैटिस्टिक्स इनका टिप्स पे रहता था, ये हर चीज को मैथमेटिक्स के थ्रू प्रूव करते थे। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई प्रूव करी, स्टार्ट करी ऑस्ट्रिया के अंदर। एंड ऑस्ट्रिया के अंदर पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद पढ़ाई कंप्लीट करी इन्होंने, और उसके बाद इनको प्रीस्ट बना दिया गया, एक पादरी बना दिया गया एक चर्च का, उसी ऑस्ट्रिया के अंदर। तो ऑस्ट्रिया के अंदर चर्च का पादरी बना दिया गया। देखो वो चर्च, ऑगस्टियन मॉन्क एट ब्रुन मोनेस्ट्री के अंदर ऑस्ट्रिया में इनको पादरी बना दिया गया, जो आज की डेट में कहां है, वो भी कहां पड़ता है, चेक रिपब्लिक कंट्री के अंदर पड़ता है। क्लियर? अब जब इन्हें वहां का पादरी या प्रीस्ट बना दिया, तो पादरी बनाने के बाद इनसे ये बोला गया कि आप जो है यहाँ के लोगों को टीच भी करेंगे, सिखाएंगे, पढ़ाते हैं जिस तरीके से। एंड उसके बाद आप अपने जो एक चर्च की व्यवस्था होती है, आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा ये चीज कि अगर मंदिर या किसी भी धर्मस्थल के आसपास जो एक खाली जगह सी होती है, जहां पे वो लोग क्या करते हैं, अपना खेती वगैरह करके अपने लिए एक सर्वाइवल का सोर्स ढूंढते हैं। तो इसी तरीके से चर्च था, चर्च के पीछे की साइड, चर्च के चारों तरफ एक जमीन थी, तो उस जमीन पे इनको खाली जमीन थी, उस पर बोल दिया गया कि आप अपना खेती वगैरह कर सकते हैं। तो खेती में जो जनरल डेली यूज में यूज होने वाली जो आइटम्स थी डेली उस पे, तो जैसे हमारा आलू, टमाटर वगैरह, तो मटर वगैरह, इनको ये बोला गया कि ये जनरल डेली यूज में आइटम्स है, तो आप इनकी खेती करिए, उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हैं, उगा सकते हैं। तो इन्होंने अपना एज अ प्रीस्ट की तरह काम शुरू करा, और जब इन्होंने खेती करनी स्टार्ट करी तो इन्होंने खेती करने के दौरान जो आगे चल के अल्टीमेटली इनका एक एक्सपेरिमेंट मटेरियल बन गया, वो बन गया था पी प्लांट। क्यों बना था, क्या रीजंस थे कि पी प्लांट को ही इन्होंने चूज करा, कोई और प्लांट क्यों नहीं चूज करा, वो एक पॉइंट बनता है, इसके बाद हम समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझिए कि इन्होंने अपनी खेती वगैरह करना स्टार्ट करा, एंड खेती स्टार्ट करने के बाद इन्होंने अपना पी प्लांट को चूज किया। पी प्लांट क्यों चूज किया, कुछ पॉइंट्स हैं उसके, हम देखते हैं। पी प्लांट चूज करने के बाद इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट किए। कितना टाइम लगा मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितने सालों तक उन्होंने रिसर्च करी है, कितने सालों तक अपने एक्सपेरिमेंट को करते रहे। तो उनको 7 साल लगे थे, 7 ईयर्स लगे उनको
अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरा कंप्लीट करने में। कौन से ईयर में उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक्सपेरिमेंट टाइम पीरियड उनका जो था 1856 में स्टार्ट किया था, जो कंप्लीट हुआ था 1863 में। क्लियर? 1863 में इनके एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट होते हैं। उसके बाद ये अपना एक पेपर को प्रेजेंट करते हैं। तो जो पहली बार जो इन्होंने पेपर प्रेजेंट किया अपना, वो किया था 1865 में। ठीक, 1865 में इन्होंने अपना पेपर प्रेजेंट किया, और जो इनका पहला पेपर पब्लिश हुआ, प्रेजेंट इन द सेंस पहली बार इन्होंने साइंटिफिक कम्युनिटी के आगे अपने पेपर को प्रेजेंट किया, देन उन्होंने पब्लिश करा। जो पहली बार पब्लिश हुआ वो हुआ था इनका 1866 में। ये डेट्स को आप प्लीज मेंशन खास तौर पे याद रख लीजिएगा, मैंने स्टार पॉइंट्स बना दिया है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन से ईयर में एक्सपेरिमेंट इनका पब्लिश हुआ, कौन से ईयर में इन्होंने पेपर प्रेजेंट किया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। देन एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि उनका जो पेपर था, उनका पेपर का टाइटल क्या था, टाइटल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो उनके पेपर का जो टाइटल था वो था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल जो थे, मेंडल बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन के साथ साथ इन्होंने अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट करी थी, मैथमेटिक्स तो थे ही थे, उसके बाद इन्होंने नेचुरल जेनेटिक्स, एक तरीके से नेचुरल को समझने में, नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन को समझने में के लिए भी इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी थी। पहले नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन को प्लांट टेक्नोलॉजी या प्लांट जेनेटिक्स एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्लांट के बारे में स्टडी करना। तो मेंडल के पास दो चीजों की एक एडवांटेज थी कि इन्होंने प्लांट्स की भी स्टडी करी थी, एंड सेकंड मैथमेटिक्स की स्टडी करी। तो इन्होंने जब अपने पेपर को प्रेजेंट किया तो प्लांट इन्होंने चूज करा पी प्लांट, और उस एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने मैथमेटिकली, पहली बार जिस साइंटिस्ट ने करा था वो मेंडल थे, मैथमेटिकली सभी कैलकुलेशंस को, प्रोबेबिलिटी को और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को पूरा का पूरा यूज करके इन्होंने पूरा एक मैथमेटिकल तरीके से डिजाइन किया था अपने पेपर को। क्लियर? ये हुआ। देन एक्सपेरिमेंट मटेरियल मैंने आप लोगों को बता दिया। एक्सपेरिमेंट मटेरियल का गार्डन पी प्लांट था, जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम है। ये पाइसम सटाइवम याद रखिएगा, जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम है। तो अभी तक हमने ये देखा कि मेंडल किस तरीके से, कहां इनका बॉर्न हुआ, कैसे इन्होंने अपनी एजुकेशन करी, उसके बाद ये एक पादरी बन गए, प्रीस्ट बन गए, और किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट डेट्स थी हमने ये देखी। अब ये समझते हैं कि ऐसा क्या रीजन था कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया वो पी प्लांट को किया, कोई और प्लांट को यूज क्यों नहीं किया। मेन रीजन एक बार हमको वो पॉइंट आउट कर लेते हैं। प्लीज आप इन स्लाइड्स का, इन वाले जो लिखे हुए हैं इनको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं और अपने उनके नोट्स बना के रख लीजिए। नोट्स का मतलब कोई ये नहीं होता कि आपको कोई डिटेल वर्जन कोई नोट्स देगा या वो होगा। ये वन लाइनर पॉइंट्स होते हैं, ये वन लाइनर पॉइंट से ही आपको याद आ जाना चाहिए कि हाँ इसके बारे में आप डिटेल लिख सकते हैं। नोट्स का मतलब यही होता है। नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख के बैठ गए और अपनी कॉपी आपने बिल्कुल कलरफुल पेन से सजा रखी है और उसे आप नोट्स कहते हैं। वो नोट्स नहीं है, वो एंड में आके आप भूल ही रहोगे। वो वही सब लिखा है आपने जो ऑलरेडी बुक्स में लिखा है, तो उसमें नया क्या है, फिर कुछ भी नहीं। नोट्स का मतलब यही होता है कि आपको वन लाइनर पॉइंट है, वो वन लाइनर पॉइंट देखते ही आपको तुरंत स्ट्राइक हो जाए कि हाँ इसके बारे में मुझे ये चीज पता है, मैं एग्जाम में जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे। क्लियर? तो आप इन वाले पॉइंट्स को अपने एज ए नोट समझ सकते हैं, नोट्स के तौर पे इनको बना लीजिए। अब ये देखते हैं कि क्यों मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को ही चूज किया था एज ए एक्सपेरिमेंट मटेरियल। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नंबर 1, वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यहां एक वर्ड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, प्लीज ध्यान से समझिए। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है कि अगर एक प्लांट टॉल है तो उसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होगा, ड्वार्फ होगा। इट मींस अगर मैं बोल रहा हूं रेड कलर का फ्लावर, हो सकता है रेड कलर का हो, इसका कोई दूसरा कैरेक्टर भी हो। दूसरा कैरेक्टर कौन सा हो सकता है, इसी के कंट्रास्ट में व्हाइट कलर का फ्लावर। ठीक, अगर मैं हाइट की बात करूं तो टॉल प्लांट है तो उसका ड्वार्फ भी हो सकता है। कलर की बात करूं, पॉड के कलर की बात करूं, ग्रीन कलर का पॉड भी हो सकता है और येलो कलर का पॉड भी हो सकता है। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि एक दूसरे से मतलब डिफरेंट, जो इजिली हम लोग पहचान सकें, ये कंट्रास्टिंग है इसका कैरेक्टर। क्लियर? तो सबसे पहली बात तो गार्डन पी प्लांट का सबसे अच्छा पॉइंट तो ये था कि इसके अंदर वेल डिफाइंड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। इजिली हम लोग मॉर्फोलॉजिकली देख के उसको पहचान सकते थे कि ये वाला कैरेक्टर इसका है, ये कैरेक्टर इसका है। ठीक है, जैसे मैंने आपको हाइट का बताया, पॉड का कलर बताया, फ्लावर का कलर बताया, तो इन्हें
आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते थे, सेपरेट कर सकते थे फ्रॉम अदर्स। ठीक, वेल डिफाइंड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। सेकंड पॉइंट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। इट मींस कि फ्लावर के अंदर एंथर और स्टिग्मा, मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है। अगर दोनों पार्ट प्रेजेंट है तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, उस केस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन इजिली पॉसिबल हो जाता है। क्लियर? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो जरूरत नहीं है वो किसी और डिपेंडेंट होगा, जो अदर एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन कराने के लिए, उन एजेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होगा वो, क्योंकि ऑलरेडी वो कोई दिक्कत नहीं है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट रहेंगे, दोनों प्रेजेंट रहेंगे तो इजिली वहां पॉलिनेशन पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर? ये हुआ बाइसेक्सुअल फ्लावर का पॉइंट। देन सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इजिली आप लोग आराम से समझ सकते हो, जब दोनों प्रेजेंट एक जगह है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा है। ठीक, इजी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है एक हाइब्रिड वर्ड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड वर्ड का मतलब होता है मिक्सचर, मतलब इसके भी कैरेक्टर हैं, इस वाले से भी हैं और दूसरे वाले जगह से भी कैरेक्टर हैं। हाइब्रिड जगह का मतलब होता है मिक्सचर। एक पॉइंट आता है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा एक बार इसको, एक पॉइंट वर्ड यहां से इजिली हाइब्रिडाइजेशन क्यों पॉसिबल है, एक चीज समझते हैं। यहां पे एक चीज आती है इमैस्क्यूलेशन। व्हाट इज इमैस्क्यूलेशन? देखिए, अगर ये कोई फ्लावर है, मानते हैं अगर ये एक फ्लावर है और इसके अंदर जो मेल वाला पार्ट है वो ये है कुछ इस तरीके से, और जो ये कुछ इस तरीके से है, तो इमैस्कुलेशन का मतलब होता है कि फ्लावर के अंदर से मैंने मैस्कुलर वाला मेल वाले पार्ट को हटाया, मेल वाले पार्ट को मैं हटाता हूं और दूसरे फ्लावर के जो मेल वाला पार्ट होगा उसके पॉलन ग्रेन्स को लेके मैं इधर डस्ट कराउंड दूंगा। क्लियर हुआ? इट मींस मैस्कुलाइन वर्ड जो हम वर्ड यूज करते हैं वो मेल्स के लिए करते हैं, मैस्कुलाइन, तो मैस्कुलाइन का हटना, इमैस्कुलेशन। ठीक, इमैस्कुलेशन का मतलब जो फ्लावर के अंदर मेल वाला पोर्शन था उसको हमने डिजायरेबल खुद से जानबूझ के उसको कट किया, हटाया और दूसरे वाले फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को लेकर पहले वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे हमने फीमेल वाले ओवरी वाले पोर्शन पे उस पे डाल दिए। ठीक, इससे क्या होगा? एक हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस होगी। ठीक, सेम ही फ्लावर के ना होके दूसरे वाले कैरेक्टर्स हमने इसके ऊपर जानबूझ के, इंटेंशनली एक तरीके से हमने जानबूझ के उसके ऊपर डस्ट करवाए पॉलन ग्रेन्स। क्लियर? इस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन, और इमैस्कुलेशन प्रोसेस से इजिली हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन बनाना। ठीक, और क्या पॉइंट्स थे जो मेंडल ने चूज करा गार्डन के प्लांट को? इजी टू कल्टीवेट, कल्टीवेट करना बहुत इजीली था, आसानी से कल्टीवेट, आसानी से उसको ग्रो कर सकते थे, इजी टू कल्टीवेट। एनुअल प्लांट था। अब देखिए एनुअल प्लांट का मतलब मेंडल ने ऐसा कोई प्लांट नहीं लिया कि आज उसका बीज डाला है और पता चला वो 2, 5, 10 साल के बाद कहीं जाके उस पर कुछ हुआ ही नहीं, कहीं जाके बाद में हजारों 100 साल के बाद तो जाके सपोज करो उसने बरगद का पेड़ ले लिया होता, बेनियन ट्री ले लिया होता या पीपल का पेड़ ले लेता, तो इस कंडीशन में तो उसको रिजल्ट्स बहुत सालों के बाद मिलते। तो उसने पी प्लांट को चूज किया क्योंकि एनुअल प्लांट था, हर साल उसकी वैरायटीज ग्रो हो रही थी, तो हर साल वो रिजल्ट्स कैलकुलेट कर पा रहा था। क्लियर? तो एनुअल प्लांट हो गया। नेक्स्ट, सुटेबल फॉर क्लाइमेट, क्लाइमेट के लिए इजिली सुटेबल था ये प्लांट, तो इसने इसको इसलिए चूज कर लिया। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना चाहिए वो है बिलोंग टू लेग्यूम्स फैमिली। बिलोंग टू लेग्यूम्स फैमिली, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इमैस्कुलेशन क्लियर हो गया। अब एक बार देखते हैं लेग्यूम्स फैमिली क्या होती है। जितने भी प्लांट्स जो लेग्यूम फैमिली के अंदर आते हैं, इनके अंदर मेनली कौन आता है? इनके अंदर आते हैं पल्सेस। कौन आता है? पल्सेस। तो लेग्यूम फैमिली के अंदर जो प्लांट्स आते हैं, जो पल्सेस आती हैं, उनकी रूट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है? कोई बात नहीं, 11th क्लास में चैप्टर है पूरा, क्लास 12 के चैप्टर नंबर 12, क्लास 11th के अंदर चैप्टर 12 है, उसके अंदर एक रूट नोड्यूल फॉर्मेशन समझा रखा है, आप लोगों के डिटेल में है। तो लेग्यूम प्लांट्स के अंदर, लेग्यूम प्लांट्स के जो रूट्स होती हैं वहां पे एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। वो राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट्स के रूट में जाता है और वहां पे नोड्यूल्स बनाता है।
तो उसे कहते हैं रूट नोड्यूल फॉर्मेशन, इस पूरे प्रोसेस को। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि ये राइजोबियम बैक्टीरिया जब रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करता है तो जो लेज्यूम प्लांट्स हैं, जो लेज्यूम फैमिली के अंदर आने वाले जितने भी प्लांट्स हैं जैसे कि पल्सेस, तो इनके अंदर ऑलरेडी नाइट्रोजन मिल जाता है इनको। तो नाइट्रोजन मिल जाता है तो इस वजह से इनको ज्यादा किसी एक्स्ट्रा खर्चे की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्स्ट्रा खर्चा जैसे आपको ग्रो कराने के लिए प्लांट को यूरिया फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं, तो यूरिया फर्टिलाइजर्स एक तरीके से एक्स्ट्रा खर्चा है हमारा, ठीक है। तो अलग से एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें नाइट्रोजन अपने आप बन जाता है। किस प्रोसेस के थ्रू? रूट नोड्यूल फॉर्मेशन के थ्रू। किसके अंदर? लेज्यूम फैमिली के अंदर जो प्लांट्स आते हैं। तो पी प्लांट की सबसे अच्छी बात यह थी कि पी प्लांट लेज्यूम फैमिली के अंदर आता था और इसकी वजह से मेंडल को ज्यादा अपना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट थी वो ऑलरेडी उसकी फुलफिल हो रही थी प्लांट की। क्लियर? तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। इसमें अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं, एक तो ये वाला पॉइंट आप लोग इजी कर सकते हो, और हाइब्रिडाइजेशन यहां से कंसेप्ट आया था, इमेस्कुलेशन, ये आप प्लीज याद रखिएगा। और बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इजिली। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स थे क्यों मेंडल ने किस तरीके से इनको चुना। अब इसके बाद हम ये समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण थे कि मेंडल अपने रिसर्च में सक्सेसफुल हो गया, बाकी दूसरे साइंटिस्ट क्यों नहीं हो पाए। कोशिश तो सभी ने करी, लेकिन ऐसा क्या था कि मेंडल सक्सेसफुल हो गए और मेंडल के अलावा कोई दूसरे साइंटिस्ट जो थे वो ऐसे क्या बार बार मिस्टेक कर रहे थे। उन पॉइंट्स को एक बार हम मेंशन करते हैं और उसके बाद हम ये समझेंगे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेंडल का बैड लक क्या था, जो आपका टॉपिक का टाइटल भी है, जो आपने थंबनेल भी देखा होगा कि बैड लक ऑफ मेंडल। तो ऐसा क्या बैड लक था कि इतना कुछ उसने, हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी मेंडल का क्या बैड लग रहा कि उनको एक रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। देखते हैं अब एक बार ये समझते हैं कि कौन कौन से रीजंस थे क्यों मेंडल सक्सेसफुल हो गए लेकिन दूसरे साइंटिस्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। मेंडल ने जो प्लांट को यूज किया था वो प्लांट बहुत इजीली कल्टीवेट हो रहा था, इजीली हाइब्रिडाइज हो रहा था। बाकी जो साइंटिस्ट थे, जो दूसरे साइंटिस्ट थे, वो दूसरे साइंटिस्ट किसी एक ऐसे प्लांट को ले रहे थे जिसके अंदर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए। वहां पे उनको लिंकेज जैसा रिजल्ट शो हो रहे थे। लिंकेज क्या होता है हम आगे थ्योरी पूरी पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे वो तो, लेकिन लिंकेज की वजह से उनके रिजल्ट्स इतने परफेक्ट नहीं आ पा रहे थे जितने परफेक्ट मेंडल के आए। मेंडल के क्यों आए? क्योंकि उन्होंने पी प्लांट को पकड़ा और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इजिली पहचान पा रहे थे वो। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, कंसिडर वन कैरेक्टर एट वन टाइम। मेंडल की एक बहुत अच्छा पॉइंट यह था कि मेंडल ने अपनी पूरी स्टडी के दौरान एक कैरेक्टर को सिर्फ एक ही टाइम पे पढ़ा। मतलब एक टाइम पे मेंडल ने सिर्फ एक ही कैरेक्टर की स्टडी करी, दो कैरेक्टर्स को एक साथ पढ़ने की कोशिश नहीं करी, जो कहीं ना कहीं बाकी दूसरे जितने भी साइंटिस्ट थे वो ये गलती कर रहे थे। ठीक, मेंडल का एक लक अच्छा ये था कि इन्होंने जो जो कैरेक्टर्स पढ़े वहां पे उनको लिंकेज देखने को नहीं मिला। अगर लिंकेज देखने को मिलता तो उस वजह से इनके भी रिजल्ट्स ऊपर नीचे या गड़बड़ हो जाती। लेकिन इन्होंने जो कैरेक्टर्स, इनका एक लक अच्छा ये रहा, या इनके जो कैरेक्टर्स थे बाद में जाके पता चला कि इनके जो मेंडल ने जो कैरेक्टर्स दिए थे उनमें लिंकेज शो ना होने की वजह से इजिली वो सेपरेट हो पा रहे थे और इजिली मेंडल उनको पहचान पा रहे थे, क्योंकि मेंडल एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर की स्टडी कर रहे थे। क्लियर? थर्ड, इन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज किया था रिजल्ट्स को शो करने के लिए। इन्होंने कोई थ्योरी पेपर इंग्लिश ऐसा नहीं था कि बस लिख दिया, ऐसा नहीं था। इन्होंने बकायदा प्रूफ, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस को पूरा यूज करके उसके बाद अपना एक एनालिसिस प्रॉपर प्रेजेंट किया था। आप लोग जानते हो 1866 में इनका पेपर पब्लिश हुआ था। आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि मेंडल पेपर पब्लिश 1866, तो आपको जरूर दिखेगा वहां पे एक येलो से कलर का पेपर दिखेगा, वहां पे आपको डेट भी दिखेगी प्रॉपर। प्लीज उसको एक बार गूगल करिएगा, आपको लगेगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, मजा आएगा। खैर, ये रीजंस थे कि क्यों मेंडल सिलेक्ट होते चले गए अपने काम में। एंड देन मेंडल का इतना कुछ होने के बाद भी, इतना पेपर उन्होंने पब्लिश करा, अच्छे अच्छे जो वो चाह रहे थे रिजल्ट्स वो निकलते चले गए। कैरेक्टर्स उन्होंने पढ़े, पूरे के पूरे कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद जो वो रिजल्ट्स चाह रहे थे वैसे वो निकलते गए। उसके बाद भी ऐसा क्या बैड लग रहा मेंडल का कि उनके काम को कहीं रिकॉग्निशन मिल ही नहीं पाया। क्या रहा? सबसे पहला जो उस टाइम पे सबसे बड़ा बैड लक तो मेंडल का ये रहा कि गलत टाइम पे उनका पेपर पब्लिश हो गया। गलत टाइम पे मतलब उस टाइम पे जिस टाइम मेंडल ने अपने पेपर को पब्लिश किया था उसी टाइम पे
चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और उस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने पूरी मार्केट में यह शोर मचा दिया था कि जो पूर्वज हैं वो एप्स या मंकी को बिलोंग करते हैं। जो एक उसने चार्ल्स डार्विन ने पूरा का पूरा इवोल्यूशन के पैटर्न को दिया, अपनी बुक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और उसके अंदर उन्होंने ये बताया, तो जब बताया उन्होंने कि पूर्वज जो थे, हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो मंकी को बिलोंग करते हैं, तो इस तरीके से साइंस के पूरे जगत में सब लोग, पूरे मार्केट में, नॉट इवन साइंस, इनफैक्ट मीडिया, पब्लिक, सब लोग इस बात पे लड़ाई करने लग गए कि ये बंदा, ये चार्ल्स डार्विन किस तरीके से ऐसा बोल सकता है, ऐसा कैसे बोल सकता है ये। तो पूरा का पूरा अटेंशन पब्लिक का, मीडिया का, साइंस का, गवर्नमेंट का, हर किसी का अटेंशन कहां पे था कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी गलत है, पता नहीं किस बिहाफ पे ये सब बातें बोल रहे हैं। चार्ल्स डार्विन अपने नाम में एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका। अगर आप लोग यहीं दूसरी तौर पे मेंडल को देखो तो मेंडल के पास कोई ऑफिशियली साइंटिस्ट की डिग्री नहीं थी, वो सिर्फ एक मैथमेटिशियन थे, राइट। उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया और पेपर पब्लिश करके साइंटिस्ट को प्रेजेंट करने चले गए। लेकिन चार्ल्स डार्विन अपने आप में उसी साइंस जगत के एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका। तो इस वजह से जब चार्ल्स डार्विन ने यह बात बोली तो सब लोग इस बात पे बहस करने में ज्यादा बिजी थे कि किसके, जो इसने एंसेस्टर्स बोले हैं वो मंकी को बिलोंग करते हैं या नहीं। बहुत इसके ऊपर बहस हुई। मतलब मेंडल ने जिस टाइम में पेपर दिया था उस टाइम पे पूरे के पूरे वर्ल्ड में, आप ये लगा लो कि पूरे में बहस हो रखी थी कि क्या ये बात सच है या नहीं, जो चार्ल्स डार्विन ने बोल दिया। अब आप लोग खुद सोचो, उसी टाइम पे मेंडल का पेपर जाता है एक साइंटिस्ट के हाथ में, मान लो पेपर आया, और पेपर आते उसने क्या देखा कि पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स यूज करके मेंडल ने अपना पेपर पब्लिश किया था, पेपर भेजा था। तो उन्होंने क्या देखा कि अच्छा, इन्होंने इतने प्लांट पी के उगाए हैं, 5000 पौधे छोटे हैं, 5000 बड़े हैं। तो मतलब इन्होंने पूरी कैलकुलेशंस देख के साइंटिस्ट ने पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते के दौरान वो फ्रस्ट्रेट हो गया, ये क्या है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, आप, मुझे पता है कि आपने बायोलॉजी इसीलिए ली, आधे से ज्यादा लोगों ने बायोलॉजी इसलिए ले रखी है, व्यूअर्स ने मेरे, क्योंकि उनको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है। यस, ये फैक्ट है। तो बायोलॉजिस्ट वाले को जब मैथमेटिक्स सामने आए तो पहले ही उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो गया कि ये क्या है, ये हटाओ, इसको साइड करो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेंडल के काम को कोई अटेंशन मिली ही नहीं पाई। पहली बात तो क्यों, क्योंकि उन्होंने स्टैटिस्टिक्स भरी, और दूसरी बात ये कि वो बैठ के अटेंशन भी मिलती तो मिलती, वो तब मिलती जब चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से कहीं वो लोग शांति पाते। उनको पहले ये बात की ज्यादा टेंशन थी कि चार्ल्स डार्विन ने जो बोला है वो कैसे, क्या बोल दिया, किस बिहाफ पे बोल दिया। क्लियर। तो ये पॉइंट्स देखो, सबसे पहले कुड नॉट अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ साइंटिस्ट। ये हमने देखा क्यों वो साइंटिस्ट का अटेंशन अट्रैक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वो पहले ही फ्रस्ट्रेटेड थे सारे साइंटिस्ट, डार्विन की थ्योरी से भी। और दूसरा, उसी बीच अगर आपका पेपर जाएगा और उसमें इस तरीके से लिखा होगा कि 2000 मटर के पौधे, 2500 इसका, 2500 पीले फूल, काले फूल, नीले फूल, ये सब लिखा होगा तो फ्रस्ट्रेट हो गए सारे साइंटिस्ट। ठीक। सेकेंड पॉइंट, चार्ल्स डार्विन थ्योरी उसी टाइम पे आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जिस टाइम पे मेंडल का पेपर पब्लिश हुआ ठीक उसी के आसपास चार्ल्स डार्विन की थ्योरी आई थी। इस वजह से मैंने आपको बताया पूरे में ये शोर मचा रहा था कि डार्विन की थ्योरी क्या कह रही है। इस वजह से इनको अटेंशन मिला ही नहीं। और दूसरा, लास्ट वाला रीजन, इन्होंने मैथ स्टैटिस्टिक्स को यूज कर लिया और इस वजह से साइंटिस्ट लोग उसको ज्यादा अटेंशन दे ही नहीं। तो इस वजह से मेंडल का जो पूरा का पूरा काम था वो नहीं हो पाया। 1884 के अंदर आके मेंडल डाई हो गए, मेंडल मर जाते हैं, मेंडल की डेथ हो जाती है। एंड 1884 के बाद 3 साइंटिस्ट आते हैं, हुगो डे व्राइस, कार्ल कॉरेंस एंड टैशमार्क। हुगो डे व्राइस, कार्ल कॉरेंस एंड टैशमार्क, ये 3 साइंटिस्ट अराउंड 1900 के, मैंने लास्ट क्लास में आपको पूरा का पूरा डिटेल दिया था किस तरीके से ये हुआ। अराउंड 1900 20th सेंचुरी तक आते आते 20th सेंचुरी में आके इन 3 साइंटिस्टों ने अलग अलग अपने रिसर्च कर रहे थे। मेंडल को पेपर को पढ़ा और मेंडल के पेपर को पढ़ के एक पब्लिश किया उन्होंने पेपर, और इन तीनों ने यही देखा, हुगो डे व्राइस, कार्ल कॉरेंस और टैशमार्क, तीनों साइंटिस्टों ने यह देखा कि इसके हमारे पेपर्स के अंदर कुछ एक पैटर्न है। वो पैटर्न कहीं ना कहीं मेंडल बहुत साल पहले बता चुके हैं। तो उसके बाद साइंस के जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने मेंडल के पेपर को पढ़ना स्टडी करा, पढ़ना स्टार्ट किया और पूरा का पूरा इसकी कैलकुलेशन समझी। देन उसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल अपने पेपर्स में पब्लिश करके गए थे वो सबको समझाया और फिर पूरी दुनिया को बताया कि जो काम हम आज कर रहे हैं बहुत साल पहले, 30, 40, 50 साल पहले एक साइंटिस्ट मेंडल नाम का करके जा चुका है और हमने उसको कोई रिकॉग्निशन दी ही नहीं। ठीक। तो इस वजह से देख सकते हो आप लोग, मैंने ये बनाया कि इस वजह से मेंडल का बहुत बड़ा बैड लक रहा था
कि उनको अपने जीवन के दौरान कोई रिकॉग्निशन मिल ही नहीं पाया। जिस बंदे ने जेनेटिक्स की पूरी स्टार्टिंग दे दी कि जेनेटिक्स हो कैसे रही है, वो हम पूरे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझेंगे, लेकिन किस तरीके से कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं कोई साइंटिस्ट नहीं बता पाया, लेकिन मेंडल ने बताया, उसके बाद भी इनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो साइंस के अंदर बाद में फिर इसके ऊपर पूरी स्टडी हुई। इन तीनों ने साइंटिस्ट ने पढ़ के, कार्ल कॉरेंस, हुगो डी व्राइस और टेस्मार, इन तीनों ने पढ़ के मेंडल्स के फिर लॉ आए बाद में, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखेंगे हम। फिर उन लॉज के आने के बाद जो पहली बार जो साइंटिस्ट था जिसने इंटरनेशनली मेंडल के काम को प्रेजेंट किया था साइंटिस्ट को आगे, वो था बेटसन। बेटसन नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार मेंडल के काम को प्रेजेंट किया था इंटरनेशनली लोगों के आगे। क्लियर? तो ये था पूरा का पूरा लेक्चर मेंडल की हिस्ट्री के ऊपर, मेंडल ने किस तरीके से काम किया। मेंडल पहले तो हमने पूरा देखा कि मेंडल का बैकग्राउंड क्या था, कहां वो जन्म लिया था, किस तरीके से पढ़ाई करी, कैसे वो प्रीस्ट बने, प्रीस्ट बनने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट में क्यों उन्होंने पी प्लांट यूज किया, उसके जस्ट बाद क्या क्या रीजन से वो सक्सेसफुल हो गए, उसके बाद उनका क्या बैड लक रहा सबसे बड़ा, जिस वजह से वो इतना बड़ा काम करने के बाद भी कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई। ये लेक्चर में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस या फिर मैं कह सकता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जेनेटिक्स को स्टार्ट करने से, अब यहां से हमारी जेनेटिक्स पूरी स्टार्ट होती है, तो जेनेटिक्स को स्टार्ट करने के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, एलिल क्या होता है, जीन क्या होता है, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी पहले हम समझेंगे ताकि हमको बाद में दिक्कत ना आए। उसके बाद फिर हम मेंडल के क्रॉस पढ़ेंगे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पहले वाले लेक्चर का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका पिन कर दूंगा। आप लोग पहले वो वाले लेक्चर देखिए, लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन है, वो बेस है पूरी जेनेटिक्स का। उसके बाद फिर आप मेंडल पे पढ़िए एंड हम अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। कमेंट जरूर करके बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।